बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। पिछले कुछ तकरीबन एक वीक से जो है बहुत सी कॉल्स भी आई और बहुत से दोस्तों के मैसेजेस भी आए कि जी के यूके जो है वो रूल्स में चेंजेस कर रहा है और अब जिनके पास यूके की रेजिडेंसी होगी, यूके का वीज़ा होगा, अब वो यूरोप में जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। और इस किस्म की जो है हम चीज़ें देख रहे हैं और हमें किसी ने एडवाइस भी किया है कि अब हमें शेंजन वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और अब हम ट्रैवल कर सकते हैं। सो जब बहुत से लोगों के मैसेजेस आए और उसके बाद जब मैंने भी थोड़ी सी सर्च किया तो बहुत सी मुझे भी टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जो था बड़े ज़बरदस्त टाइटल लगे होते हैं। कई लोग बड़ा खूबसूरत अपना ये जो वीडियोस होती हैं उसका थंबनेल जो होता है वो बड़ा ज़बरदस्त बनाते हैं कि वहाँ पे ऐसी जो अट्रैक्शन जिसको कहेंगे वो लगी होती है कि अब 6 पाउंड में जो है 6 पाउंड में अब आप यूरोप के किसी भी कंट्री में दाखिल हो सकते हैं। सो 6 पाउंड में यूरोप की एंट्री लीजिए। अच्छा, अब वो इतना कलरफुल, इतना वो लगा होता है, नाल दो गोरियां की फ़ोटो ला देंगे ने। सो इस तरह की वो ऐसी अट्रैक्शन कि वो उसके नीचे जो अब व्यूज़ देखें तो वो लाखों में जो है व्यूज़ हैं। अब वो लोग जो हैं वो क्लिक भी करते हैं, देखते भी हैं। अच्छा, और मेरे लिए बड़ा शॉकिंग ये था कि बहुत से ऐसे टिकटॉक के ऊपर लोग जो मैं ये समझता था कि शायद वो प्रॉपर कंसल्टेंट होंगे या कुछ ऐसा है, लेकिन जब मैंने उनकी इस तरह की जब न्यूज़ या बाकी चीज़ें इस तरह की देखी तो मुझे मेरे शौक मुझे इसलिए लगा, शौक नहीं, एक होंगे ना उर्दू च कहना मैंने शौक है तेरे ना मिलना, वो नहीं, मैंने शौक लगा, शॉकिंग जिसको कहेंगे वो लगा कि ये लोग भी व्यूज़ के लिए ये काम कर रहे हैं। सो एनीवेज, इस तरह की कोई अपडेट्स नहीं है जी, और ना ही कोई इस तरह का कोई रूल्स में चेंजेस है। अब रूल्स में जो चेंजेस जो आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, आज की इस वीडियो पे उस पर बात करेंगे। और मेन इसमें क्या जो पॉइंट है, पहले तो मैं आपको डेट बताता जाऊं कि ये जो नया रूल जो चेंज हो रहा है वो डेट क्या है जी। वो है जी जो होम ऑफिस ने अनाउंस की है, वो है जी नवंबर 2024। जो है अभी सितंबर जा रहा है, नवंबर 24 के बाद जो है जो चेंजेस इसमें वाकया ही चेंजेस आ रही हैं। जो है आप यूरोप शेंजन कंट्रीज़ जो हैं किसी में भी दाखिल हो सकते हैं। लेकिन क्या पहले दाखिल नहीं हो सकते थे? पहले भी आप दाखिल हो सकते थे ये, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो अभी सो फार आज तक या नवंबर की 24 नवंबर की तक की डेट आ रही है, ये नवंबर की जो डेट है, नवंबर तक जो है बग़ैर जो कहेंगे उसको कोई फ़ीस पे किए हुए ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर किसी भी यूरोप में एंटर हो सकते थे। अभी नवंबर 24 के बाद चेंजेस उसमें ये हैं कि आपको मस्ट 6 पाउंड्स जो हैं वो पे करना पड़ेंगे एक तरफ एंटर होने के लिए। सो अब इसमें जिसके पास यूके का स्टूडेंट वीज़ा है या यूके का केयर होम का वीज़ा है या यूके का स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, क्या ये वो लोग भी इसमें फॉल करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप यूके में आपके पास अगर ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है तो आपको नॉर्मल उसी रूल्स के मुताबिक ही आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। आप चाहे वो सिंगल एंट्री वीज़ा लेते हैं, मल्टीपल लेते हैं, शेंजन वीज़ा लेते हैं, जो भी लेते हैं वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन आप बग़ैर वीज़े के वहाँ पे ये जो 6 पाउंड वाला मीडिया के ऊपर जो रौला पे है आप उसमें फॉल जो है वो नहीं करते हैं जी। चलिए अब इसकी मुकम्मल में अगर डिटेल्स की तरफ आप अब आऊँ तो उसमें ये है जी कि ट्रैवलिंग टू द EU एंड शेंजन एरियाज़ जो है उसमें यू डू नॉट नीड अ वीज़ा फॉर अ शॉर्ट ट्रिप्स। जो है जैसे ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं उनके लिए भी कानून यही है कि अगर किसी ने वहाँ पे पहुँच के कोई बिज़नेस अपना करना है या बाकी चीज़ें करनी है, उनको वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन और बाकी कानून हर उस कंट्री का जहाँ पे वो जाते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। सो अब उसमें आता है कि आपको ऑब्वियसली 6 पाउंड जो है ये जनवरी के बाद पे करना पड़ेंगे। अब इसमें क्या आ जाता है जी कि यू आर स्टेइंग फॉर 90 डेज़ और लेस इन 180 डेज़ पीरियड जो है। उसके बाद यू आर विजिटिंग और टूरिस्ट फॉर सम अदर रीज़न। अगर आप एज अ विजिटर जा रहे हैं तो तब इस तरह का ये जो बाकी जो उनके लोकल लॉज होते हैं वो आपके ऊपर लागू नहीं होते, सिर्फ ये आप जो एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं सो इसलिए ये दैट्स द नॉर्मल थिंग जो है। आप इसमें ऑब्वियसली ये जो शेंजन कंट्रीज़ में जो आ रहे हैं
उसमें ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, बल्गेरिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, उसके बाद लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, सल्वेनिया, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्ज़रलैंड। लेकिन ये यहाँ पे जब आप एंटर होते हैं एज अ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर तो आपको 6 पाउंड जो हैं वो उनकी टिकट कह लीजिए या उनकी एक एंट्री पास जो है वो पे करना आपके लिए मस्ट है जी। सो ये वाला जो ख़बरें चल रही हैं उस पर बिल्कुल आप अमल ना कीजिए। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी कि आप इतने पैसे दे रहे हैं और आपको वहाँ का वीज़ा ले देंगे, वो भी बिल्कुल ना करें। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड उनकी एप्लीकेशनें हैं जो एम्बेसी के थ्रू ही लग रही हैं। और बहुत से लोग जो हैं जो अपने वीज़े के हवाले से मुश्किल का शिकार होते हैं यहाँ पे, उनको बहुत से लोग जो हैं आजकल गलत मिसगाइड कर रहे हैं कि जी आप EU सेटलमेंट की एप्लीकेशन फाइल कर दें या आप यहाँ से निकल जाइए और आप वाया आयरलैंड जो है आप यूरोप में दाखिल हो जाएं। तो आप यूरोप में दाखिल होने के बाद जो है आप वहाँ की आप नेशनलिटी ले लेंगे, आप वहाँ की इमिग्रेशन ले लेंगे, आप ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये ऑल इलीगल थिंग है, ये क्राइम है, ये इमिग्रेशन क्राइम भी है। और आप अगर कहीं किसी भी जगह पे इस तरह का एक्टिविटी करते हुए पकड़े जाते हैं तो वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर आपको जिस कंट्री से आप आए हैं वहाँ पे आपको डिपोर्ट करेंगे और आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री जो है वो भी ख़राब हो जाएगी। सो एक तो ये मैं पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था। सेकंड, बहुत से लोगों के माइंड में ये होता है, और कल परसों में मेरी किसी के साथ ऐसे फ़ोन कंसल्टेशन थी तो वो कह रहे थे कि जी कि उनका असाइलम, वो यहाँ पे असाइलम सीकर थे और अभी जो है उनका जो अपील वगैरह जो है वो पेंडिंग में है। और ऑब्वियसली वो उनको वो अज्यूम ये कर रहे हैं कि जी उनकी अपील जो है वो रिफ्यूज़ल आ जाएगी और वो उनको किसी ने गाइड किया है कि जी कि वो जितनी जल्दी हो यहाँ से आयरलैंड के रास्ते जो है वो यूरोप में चले जाएं और फिर उसके बाद वहाँ पे जाके असाइलम कर दें। नंबर 1 तो मैं आपको ये बताऊँ, UK जो है वो उनका डेटा शेयरिंग जो है वो यूरोप के साथ है, EU कंट्रीज़ के साथ है। प्लस जो है उसके बाद जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जितने ये कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो है UK अपना डेटा शेयर करता है और वो कंट्री भी रेसिप्रोकल जो है इनके साथ अपना डेटा जो है वो शेयर करते हैं। सो जब आप UK में असाइलम आपने किया होता है और उसके बाद चाहे आप असाइलम को विड्रॉ करके जाएं या असाइलम फेल्ड असाइलम सीकर होके छुप के बोट में या किसी भी तरीके से वहाँ पे पहुँचें और अगर आप वहाँ पे जाके असाइलम करते हैं तो वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर आपका असाइलम इसी ग्राउंड के ऊपर रिफ्यूज़ हो जाएगा क्योंकि आप जो है किसी सेफ़ कंट्री के थ्रू होके आते हैं। सो ऐसे ही है, जब कोई असाइलम क्लेम करता है और आप किसी सेफ़ कंट्री के थ्रू आते हैं, जैसे एक शख्स जो है वो इंडिया या पाकिस्तान या कहीं से भी निकला और वो फ्रांस पहुंच गया। फ्रांस पहुंचने के बाद जो है वो UK में आ गया फ्रांस में उसने स्टे किया जैसे भी है, उसके बाद उसने UK में आके जब असाइलम किया तो चाहे उसकी क्रेडिबिलिटी जितनी भी अच्छी है, उसका पहला पॉइंट ही वीकनेस का ये आएगा कि आप कहाँ पे से हो के आए। वो कहेगा जी मैं फ्रांस से होके आया या स्पेन में मैं रुका या मैं जर्मन में। तो क्या आपने वहाँ पे असाइलम की क्लेम क्यों नहीं किया? मुझे जी पता नहीं था असाइलम क्लेम का, मैंने फ़लाँ नहीं किया, मेरे ये इश्यूज़ थे, मैंने UK पहुंचना था। सो आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो वहीं पे डैमेज हो जाती है। चूँकि असाइलम का लॉ ये है कि आपने अपनी प्रोटेक्शन लेनी है। आपने प्रोटेक्शन कहाँ पे लेनी है? जो सबसे पहला पॉइंट आपका होता है, जो आपसे सबसे पहला जहाँ पे आपने स्टेप रखा और वो एक सेफ़ प्लेस है कि आप वहाँ पे आपने जो है वो प्रोटेक्शन लेनी होती है। सो इस वजह से बहुत से असाइलम केसेस में मैं ये देखता हूँ कि उसमें जो केस, बहुत से लोगों का केस बहुत अच्छा होता है, उनके साथ वाकई जेन्युइन इश्यूज़ होते हैं, लेकिन वो अपनी क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर लेते हैं। वो बहुत से केसेस डायरेक्ट असाइलम में फॉल नहीं करते। वो हो सकता है आपके वो आप देखिए असाइलम को समझना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है एज अ असाइलम सीकर। जब आप असाइलम को सीख करते हैं, सो क्या आपका केस वाकई असाइलम की तरफ है या क्या ऐसा तो नहीं है कि आपको डिफरेंस का ही नहीं पता कि जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असाइलम एंड वायलेशन ऑफ अ ह्यूमन राइट्स लॉ जो है।
क्या आपके किसी ऐसे ह्यूमन जो आपका राइट है, जो आपका हक है, उसकी वायलेशन हो रही है? सो आपको पहले तो ये अंडरस्टैंड करना होगा कि आपका जो राइट है, अगर उसकी वो वायलेशन है तो उस वायलेशन में और जो आपका असाइलम क्लेम है उसमें डिफरेंस क्या है। असाइलम में जब आपकी फ़ौज, आपकी गवर्नमेंट, आपकी पुलिस, आपका कंट्री, पूरा का पूरा कंट्री कहीं पे आपको प्रोटेक्शन नहीं दे पाता, आप बम्बई में हैं, आप दिल्ली में हो सकता है आपको सुकून मिल जाए या आपको प्रोटेक्शन मिल जाए, या जलंधर में आपको मिल जाए, या तुसी कहो जी मैं जड़ा जलंधर दे विच सेफ नहीं है, वो कहेंगे तो आप जाके दिल्ली में जाके रह लीजिए, या आप कहें जी मैं लाहौर में मेरी जान को डर है, वो कहेंगे आप कराची में चले जाइए। ये होता है आपका पूरे कंट्री का, जो आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन है, आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, तो फिर आप जो है जाके दूसरे कंट्री में जाके अपनी प्रोटेक्शन मांगते हैं, अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ बयान देते हुए, अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बयान देते हुए, और फिर आप उस कंट्री में अलाउड नहीं होते जिस कंट्री के ख़िलाफ़ आपने केस किया होता है। ये होता है असाइलम। और जो ह्यूमन राइट्स होता है वो तो डिफरेंट किसी भी बेस पे आ सकता है। हो सकता है आपके मेडिकल इश्यूज़ हो सकता है थोड़े चाचे ने थोड़ी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, हो सकता है आपका ज़ाती फ़िलहाल किसी से दुश्मनी है, आपको चाहिए, हो सकता है आपको जो आपके एजुकेशन कंप्लीट करने में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको कोई मेडिकल के इश्यूज़ हैं आपके। इसलिए वो आप एक टेम्परेरी तौर पर आप गवर्नमेंट से जो अपना एक राइट मांग रहे होते हैं कि जी ये देखिए ये मेरा एक राइट है जिसकी वायलेशन हो रही है, काइंडली मुझे आप थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि मैं अपनी चीज़ें सेटल कर लूँ। अगर वो चीज़ें सेटल हो जाती हैं तो यहाँ आप ड्यूरिंग उसी टाइम पे अगर आप अपने मैटर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं और बैक टू नॉर्मल ट्रैक पे आ जाते हैं, सो मे बी यू डोंट नीड असाइलम देन जो है। असाइलम को ये समझना कि जी असाइलम में गवर्नमेंट की फ़ीस नहीं है, असी चुप करके असाइलम करेंगे, साढ़ा 1.5 साल पास हो जाएगा, भाई उसके बाद क्या करेंगे आप? आपका जब असाइलम रिफ्यूज़ होगा, आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिलेगा, आपको इमिग्रेशन बेल पे जब आप रखेंगे, ना आप किसी वीज़ा में स्विच कर सकते हैं, ना आप उसके बाद जो है वो किसी भी जोगे नहीं तुसी रहते, सिवाय इसके कि आपने सब साल 1.5 साल का जो पास करना है। और ये तो यहाँ पे तो यूके आप सुबह होती है, रात होती है, और उसके बाद पता चलता है आपके 2 साल निकल गए, और आपकी वो ईस्टर आई, हॉलीडेज़ आई, क्रिसमस आई, आपको पता चलेगा 5 साल आपके गुजर गए। यहाँ पे तो दिन रात जो है यूं करके निकलती हैं, उम्र यहाँ पे निकल जाती है, पता ही नहीं चलता कितने साल हो गए, कितना क्या हो गया वो पता ही नहीं चलता। कई लोग हैं मिलते हैं, वो कितने साल हो गए जी, मैंने जो 18 साल हो गए, 17 साल हो गए, मैं वेट कर रहे हैं 20 साल रेजिडेंसी का मैं क्लेम करूँ। यहाँ पे टाइम नहीं पता चलता। और ये जितने हमारे यंगस्टर बच्चे आ रहे हैं, जितने ये नौजवान अभी आ रहे हैं, नई फैमिलीज़ आ रही हैं, ये वहाँ से आते हैं बैक होम से, वहाँ पे तो एक कोई मसला जी की है जी, बिजली चली गई, बत्ती चली गई, पानी चला गया, तो अभी जो है वो बिल आ गया और फला, वो वहाँ पे दिन बहुत लंबे, रातें बहुत लंबी, वहाँ पे टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल। यहाँ पे टाइम आपका क्विकली भागता है। इसलिए ये सोच के कि मैं ये असाइलम कर दूं और मेरा बड़ा टाइम निकलेगा पास जो है, यहाँ पे टाइम साल 1.5 साल ऐसे निकल जाएगा, और उसके बाद जो है वो रिफ्यूज़ल लेके आप बैठ जाएंगे और ना आगे के रहेंगे ना पीछे के रहेंगे। इसलिए ज़िंदगी का ये जो आपकी इसका ये जो आपके फ़ैसले होते हैं ना, ये केस के हवाले से जो मैं ये समझता हूँ, उसको आपको बड़ा अक्लमंदी से जो है वो डिसाइड करना चाहिए, अक्लमंदी से वकील चूज़ करना चाहिए, अक्लमंदी के साथ अपने केस को डिस्कस करना चाहिए, और कभी भी जो है शॉर्ट जो होता है ना, छोटा फटाफट जल्दबाजी, मैं जल्दी ये काम कर लूँ, उसकी बजाय तसल्ली से, अंडरस्टैंडिंग के साथ, मैच्योरिटी के साथ, वकील, आप और केस तीनों को एक पेज के ऊपर आके फिर चलेंगे, तो फिर ज़िंदगी का लुत्फ़ भी आप लेंगे, मज़ा भी आप लेंगे। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ।